एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। तो आपको पता होगा कि हम लोग वेरिएशंस ऑफ पीसीआर के ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कई पीसीआर जैसे कि हॉट स्टार्ट पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर, कॉलोनी पीसीआर, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज उसी सीरीज के अंदर हम लोग मल्टीप्लेक्स पीसीआर के बारे में डिस्कशन करेंगे। मल्टीप्लेक्स पीसीआर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है वो नॉर्मल पीसीआर या ट्रेडिशनल पीसीआर और मल्टीप्लेक्स पीसीआर में, बस कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है और कुछ कुछ फ़ायदे भी हैं इसके और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। उन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं कि पर्पस क्या है, इस मल्टीप्लेक्स पीसीआर को करने का पर्पस क्या है, क्यों किया जाता है। तो समझिए कि इट इज यूजफुल व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सीक्वेंसेस हैव टू बी एनालाइज्ड। मतलब क्या हो गया, जब एक से ज्यादा हमको डीएनए सीक्वेंसेस को एनालाइज करना है, उसको एम्पलीफाई करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लेक्स पीसीआर यूज करेंगे। ट्रेडिशनल पीसीआर में याद करिए हम लोग क्या कर रहे थे कि एक ही डीएनए सीक्वेंस को यूज कर रहे थे, एक ट्यूब के अंदर उसको डाला और पीसीआर मिक्स जो था उसके साथ उसके ऐड कर दिया और इसके बाद वो ट्यूब जो है पीसीआर के अंदर ट्रांसफर करी, पीसीआर की साइकिल्स हुई और फाइनली हमने वो जो प्रोडक्ट मिला पीसीआर का उसको हमने एगरोस जेल के ऊपर चला दिया और अपने डिटरमाइन कर लिया कि मेरा जो प्रोडक्ट था वो आखिर मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये काम कुछ होता था। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग डीएनए सीक्वेंसेस को हम ले रहे हैं और उनको साथ में एक ही ट्यूब के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्राइमर्स, अलग अलग प्राइमर का इस्तेमाल करके हम उनका एनालिसिस या एम्प्लीफिकेशन साथ में ही कर सकते हैं। तो यही मल्टीप्लेक्स पीसीआर की खासियत है, यही उसको करने का फायदा है। ठीक, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया, इंडिविजुअल सीक्वेंस, अलग अलग सीक्वेंसेस को आप एक ही ट्यूब के अंदर रख करके एक ही साथ एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये फायदा है आपके मल्टीप्लेक्स पीसीआर का। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। प्रोसीजर की बात करें, बाकी सारी की सारी चीजें लगभग सेम ही है। वही प्रोसेस है डिनेचुरेशन का, वही प्रोसेस है एनीलिंग का, वही प्रोसेस है इलोंगेशन का। अंतर सिर्फ कहाँ आ जा रहा है, प्राइमर्स के नंबर पे। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे प्राइमर एक से ज्यादा होंगे क्योंकि आपको अलग अलग जीनोमिक रीजन्स को एम्पलीफाई करना होगा, अलग अलग जीन्स को एम्पलीफाई करना होगा, है कि नहीं। सपोज करिए आपने कुछ अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर आपको कुछ जीन्स हैं, जीन 1, जीन 2, जीन 3 को एम्पलीफाई करना है, तो जाहिर सी बात है कि उनके टेम्पलेट्स अलग होंगे और आपको जब पीसीआर आप चलाने जा रहे होंगे तो आपको पीसीआर में जो प्राइमर यूज करना होता है वो सीक्वेंस स्पेसिफिक यूज करना होता है कि नहीं। सीक्वेंस स्पेसिफिक मतलब उस जीन से रिलेटेड या उस जीन के कॉम्प्लीमेंट्री या फ्लैंकिंग रीजन पे जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस के हिसाब से आपको प्राइमर चूज करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यूनिक प्राइमर सेट्स हो। कहने का मतलब क्या, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो प्रोसीजर है ये तब काम नहीं कर सकता, या आपको रिजल्ट काम तो करेगा, खैर काम क्यों नहीं करेगा, रिजल्ट आपको बहुत ही डिजास्ट्रस मिलेंगे। कब, जब आपके डीएनए सैंपल्स जो हैं अगर वो काफी ज्यादा सिमिलर होंगे, तब ये जो प्रोसेस है ये काम करने में इसे मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी, क्योंकि ये डीएनए अगर दो सैंपल्स जो दो डीएनए की जो स्ट्रैंड्स हैं अलग अलग आपने इंडिविजुअल से या अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आपने ऑब्टेन किए हैं, तो क्या होगा कि इनसे रिलेटेड जो प्राइमर होगा वो भी सेम होगा। तो प्राइमर क्या है, एक तो प्राइमर डाइमर बनने का चांस है। दूसरा, सपोज करिए आपने एक सेट ऑफ प्राइमर एक सीक्वेंस या एक डीएनए स्ट्रैंड के लिए लिया था, जब सीक्वेंस सिमिलर होने की वजह से क्या हुआ, ये प्राइमर यहाँ पे भी बाइंड कर जा रहा है, यहाँ पे भी बाइंड कर जा रहा है, या कहीं और भी बाइंड कर जा रहा है, तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो जाएगी और जो रिजल्ट्स आएंगे वो डिजास्टर्स आएंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो समझ में जरूर आ गई होगी। तो इसीलिए एक बात है कि सीक्वेंस जो है स्ट्रैंड्स का वो अलग अलग होना चाहिए, जितना ज़्यादा अलग हो उतना अच्छा है, ताकि प्राइमर्स जो है वो अपने स्पेसिफिक बाइंडिंग शो करें और रिजल्ट जो है जो चाहते हैं हम वो मिले।
तो यूनिक प्राइमर सेट्स होने चाहिए, क्लियर हो गया होगा। सिंगल एलिक्वोट ऑफ डीएनए और आरएनए इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बात है। एक ही लास्ट में एक ही ट्यूब हम यूज करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे डायग्राम में सिखाऊंगा, बताऊंगा भी। अलग अगर अगर यही काम हम अलग अलग एलिक्वोट बना के कर रहे होते तो उसमें क्या कर रहे होते, एक डीएनए का टेम्पलेट ले रहे होते, उससे रिलेटेड या रिलेवेंट प्राइमर यूज कर रहे होते, पीसीआर मिक्स डाल रहे होते, और उसके बाद उस ट्यूब को उठा करके पीसीआर के अंदर डाल रहे होते। अगर इसी तरीके से अलग अलग टेम्पलेट के मान लीजिए 10 रिएक्शन लगाने हैं तो 10 ट्यूब अलग अलग बनाते और उसको पीसीआर के अंदर डाल देते, चला देते, तो रिएक्शन हो जाता मेरा। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही ट्यूब ले रहे हैं, तो इसीलिए कहने का मतलब है सिंगल एलिक्वोट ऑफ डीएनए और आरएनए इज रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब स्टैंडर्डाइजेशन करने के दौरान जो मुझे डेटा मिला उसमें, या पढ़ने के दौरान मुझे जब जो डेटा मिला, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 प्राइमर को आपको यूज़ करना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप अलग अलग प्राइमर्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उससे नुकसान क्या है कि एम्प्लीकॉन की जो यील्ड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि जो एम्प्लीफिकेशन आप पा सकते हैं वो पा नहीं पाएंगे, और एम्प्लीफिकेशन जो है वो कम हो जाएगा। बात समझ में आई होगी मुझे लगता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, देखिए, जहाँ जहाँ डीएनए की मात्रा कम है वहाँ वहाँ इनका वहाँ इस टेक्निक का यूज होगा ही। समझ पा रहे होंगे आप भाई, जब डीएनए की मात्रा कम है मेरे पास तो हम बार बार रिएक्शन तो नहीं लगा सकते ना। जितनी बार आप रिएक्शन लगाएंगे उतनी बार क्या होगा, आपको डीएनए या टेम्पलेट का रिक्वायरमेंट होगा। हमारे पास उतना डीएनए है नहीं, तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक या इस तरीके से काम करना चाहिए जहां पे एक ही बार में मेरा सारा एनालिसिस होता चला जाए। ठीक है, तो वहीं पे इन मल्टीप्लेक्स पीसीआर का सबसे ज़्यादा उपयोग है। जैसे सबसे पहले फॉरेंसिक्स की बात करें, किसी ऐसे केस में जहाँ पे मर्डर वगैरह का केस है, कोई क्रिमिनल केस है जहाँ पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, तो अक्सर देखा जाता है कि जो क्राइम सीन होता है वहाँ पे डीएनए पाया जाता है, या तो किसी ब्लड के फॉर्म में या किसी भी और फॉर्म में, बट जो डीएनए का कंटेंट है वो कम होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो कम होता है। तो इसीलिए फॉरेंसिक एक अच्छा एप्लीकेशन है इसका। दूसरा क्या है, प्री नेटल डायग्नोसिस। अब कई बार क्या होता है, प्री नेटल का मतलब क्या हो गया, बर्थ से पहले की डायग्नोसिस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। कई बार इस तरीके का होता है कि जो फादर मदर या पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर कोई हेरिडिटरी डिजीज चली आ रही है उनकी फैमिली के अंदर, तो वो चेक करना चाहते हैं कि जो बेबी जो है, जो अब कुछ समय बाद बाहर आएगा, वो जो है वो भी कहीं ससेप्टेबल तो नहीं है, या उसके अंदर भी कहीं वही डिजीज तो नहीं हो रही है, या कोई भी और रीजन हो जिसमें वो चाहते हो कि हम डायग्नोज कर सकें जो कोई बीमारी तो नहीं होने वाले बच्चे को। तो इस चीज के अंदर भी, प्री नेटल डायग्नोसिस के अंदर भी इस टेक्निक का काफी यूज है, क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर भी। फिर फाइनली जीनोटिपिक एप्लीकेशंस। जीनोटिपिक एप्लीकेशंस का मतलब यहाँ पे हम कई सारे जीन्स को एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। जीनोटिपिक एप्लीकेशंस में का मतलब बेसिकली यही है। तो कुल मिलाकर के इनके एप्लीकेशन समझ में आए होंगे आपको, उम्मीद करता हूँ। अब आइए कि इसका डायग्रामेटिक एक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से चीजें होती हैं। ट्रेडिशनल पीसीआर में आपने देखा भी होगा कि सैंपल 1 है, सैंपल 2, S2 यहाँ पे सैंपल समझिएगा, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, जितने सैंपल्स उतने नंबर ऑफ प्राइमर सेट्स, प्राइमर सेट 1, 2, 3, 4, इनको अलग अलग ट्यूब में डाला, पीसीआर मिक्स किया, और अलग अलग पीसीआर की साइकिल्स चली। कौन कौन सी साइकिल्स भाई आप जानते ही हैं, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और उसके बाद एलोंगेशन, ये तीनों के तीनों साइकिल्स चली। उसके बाद हमारा जो एम्प्लीफिकेशन है वो हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मल्टीप्लेक्स पीसीआर का कॉन्सेप्ट आया है, समझ रहे हैं। जहाँ सैंपल 1 है, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4 सबको साथ में हमने ले लिया, और एक ही ट्यूब के अंदर मिक्स करके P1 प्राइमर 1 का सेट, 2 का, 3 का और 4 का सेट बना लिया, बिल्कुल ठीक। और इसके बाद जो डीनेचुरेशन था, एनीलिंग था और जो इलोंगेशन का प्रोसेस था वो चला दिया। ज़रा एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली समझिएगा कि ये सारे के सारे स्टेप्स जो होते हैं वो सारे के सारे स्टेप्स टेम्परेचर बेस्ड होते हैं।
तो अब यहाँ पे आपको पता है कि प्राइमर की एनीलिंग का जो टेम्परेचर होगा वो तो, और प्राइमर के जो स्ट्रैंड्स के जो डीनेचुरेशन का टेम्परेचर होगा वो आप अलग अलग स्ट्रैंड का अलग अलग होगा, है कि नहीं। तो आपको एक, जब पीसीआर आप चला रहे हैं या सेट कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा कि आखिर आपको टेम्परेचर जो डीनेचुरेशन का है वो कितना रखना है, एनीलिंग का टेम्परेचर कितना रखना है, इलोंगेशन का टेम्परेचर, तो एक रेंज होगी। जब यहाँ पे डीएनए सैंपल अलग अलग हैं, प्राइमर्स अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर्स की एक रेंज चल रही होगी। अगर आपने वो रेंज प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करी है तो अनफॉर्चुनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो प्राइमर डाइमर बन सकता है, और दूसरा जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है प्राइमर की, वो भी एक चीज़ है जो यहाँ पे आपको परेशान कर सकती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं ज़रा देखिए। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बहुत टीडियस प्रोसेस है, ठीक, टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा लंबा प्रोसेस है, स्टैंडर्डाइजेशन लेंथी प्रोसेस है जैसे मैंने बताया, और इंटेंसिव स्टैंडर्डाइजेशन है। बार आपको अलग अलग पहले इन सारे स्टेप्स को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा कि टेम्परेचर आपने सही लगाया है कि नहीं लगाया, आपका जो प्राइमर का कंसंट्रेशन आपने सही लिया कि नहीं लिया, मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन सही लिया कि नहीं लिया, पोटेशियम का सही लिया कि नहीं लिया। तो बहुत सारे चीज़ों को आपको चेक करना पड़ेगा, तो इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, अगर आप स्टैंडर्डाइज करने चलें तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लेक्स पीसीआर के अंदर, तो ये समझिए। आपको पहले ही चेक कर लेना है कि ये जितने भी आपने टेम्पलेट स्ट्रैंड्स लिए हैं, अगर आप उनको इंडिविजुअली अलग से एम्पलीफाई करवा रहे हैं तो उन प्राइमर्स की मदद से वो स्ट्रैंड्स एम्पलीफाई हो भी पा रहे हैं कि नहीं। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फिर नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्राइमर कंसंट्रेशन, प्राइमर का कितना अमाउंट यूज करना है ये स्टैंडर्डाइज जरूर कर लीजिए। क्यों? अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे या कम यूज़ करेंगे तो कम यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत है, डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है और नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी शो होने लगती है, जिसको हमने ऑलरेडी हॉटस्टार पीसीआर में और नेस्टेड पीसीआर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। उसके बाद मैग्नीशियम और के प्लस कंसेंट्रेशन को जब इंडिविजुअल कंसेंट्रेशन में आप लगा रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर एम्पलीफिकेशन आपका प्रॉपर नहीं आता है पहली दूसरी बार में तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, आपको फिर से स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। इस बार टेम्पलेट और प्राइमर का कंसेंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और फिर ट्राई करना पड़ेगा कि ये क्या मल्टीप्लेक्स पीसीआर या जो भी हम एम्पलीफिकेशन चाहते थे वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। और दूसरी चीज़, एक बहुत खास चीज़ में यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट्स हों वो आपके रेंज में होने चाहिए। भाई जितना मार्कर आपने लगाया उस रेंज में होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो मार्कर लगाया एक जो एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट है वो उसकी रेंज में आए, एक बाहर आ जाए, तो आप कहाँ तक जज करते फिरेंगे कि मेरा जो एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट है वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसलिए एक जो रेंज होनी, इस रेंज के अंदर ही एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट आपका होना चाहिए, तब ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि, और प्लस उसके अंदर होना चाहिए और इजी टू डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत क्लोज बैंड्स मिलें और आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि ये एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट किस सैंपल से रिलेटेड है, सैंपल 1 का है, 2 का है, 3 का है कि 4 का है। बात समझ में आ रही होगी आप? तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। और इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिल्म एरे मल्टीप्लेक्स पीसीआर सिस्टम एक एग्जांपल है आपके मल्टीप्लेक्स पीसीआर सिस्टम का। काफ़ी कॉमनली ये यूज़ भी होता है लैब्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मल्टीप्लेक्स पीसीआर सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और मेरी वेबसाइट को भी साथ ही साथ में एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।